हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाठ्यकला में। दोस्तों, हम लोग UGC नेट पॉलिटिकल साइंस से संबंधित PYQs डिस्कस कर रहे हैं और पार्ट 1 पेपर 3 ऑफ दिसंबर 2014 का पेपर का डिस्कशन हमने कर लिया है ना। पार्ट 1 डिस्कस हो चुका है, ठीक है। पेपर 3 ऑफ दिसंबर 2014 और 36 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। अभी के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, जहां से 36 के आगे 37 टू 75 तक के क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना 37 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हैं 37 नंबर क्वेश्चन यहां पे है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो हमें अरेंज करना है, ठीक है। यहां पे देखिए नवनिर्माण मूवमेंट इन गुजरात है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र एज अ स्टेट है, स्प्लिट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ जनता पार्टी है, ठीक है। तो जनता पार्टी का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1977 में, ठीक है। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो स्प्लिट हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, यह हुआ था 1964 में, ठीक। उसके बाद महाराष्ट्र जो स्टेट बना वो बना 1960 में, ठीक है। और जो नवनिर्माण मूवमेंट हुआ था गुजरात में वो हुआ था 1974 में, जो कि वहां के यूथ के द्वारा लीड किया गया था। तो इस प्रकार से है और इसको अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र एज ए स्टेट, यानी ऑप्शन 2। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। उसके बाद आता है 3, ठीक है। तो 3 किस में है? इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद आता है हमारा ऑप्शन 1, ठीक है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे है, तो हमारा ये जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 37 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब देखिए। पहले क्वेश्चन देखते हैं, हु डिस्क्राइब सोशल मूवमेंट एज नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस, ठीक है। और किन्होंने सोशल मूवमेंट को डिस्क्राइब किया? क्या? नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन के रूप में। तो ऑप्शन इसका जो सही आंसर होगा 38 का वो होगा आपका ऑप्शन बी, रजनी कोठारी, ठीक है। यहाँ पे आप रामचंद्र गुहा देख सकते हैं, पार्था चटर्जी देख सकते हैं, टीके वुमेन है, ठीक है। तो पार्था चटर्जी के द्वारा जो एक इम्पॉर्टेंट बुक लिखा गया उनका नाम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जिसका नाम है द नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो इस बुक का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, रजनी कोठारी के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इन्होंने कांग्रेस सिस्टम के बारे में बात किया, ठीक है। उसके बाद अम्ब्रेला पार्टी का भी इन्होंने टर्म दिया, कॉइन किया, है ना। अम्ब्रेला पार्टी कांग्रेस को इन्होंने बोला, कांग्रेस सिस्टम, जहाँ पे 1 पार्टी डोमिनेंट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। इनके बारे में जो बुक्स है वो भी हम लोगों ने पहले डिस्कशन किए हुए हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में। नक्सलाइट मूवमेंट है, ठीक है। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? नक्सलाइट मूवमेंट हुआ था नक्सलबारी गांव जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है वहां पे स्टार्ट हुआ था, और यह स्टार्ट हुआ था 1967 में, ठीक है। उसके बाद है नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो मेधा पाटकर जी संबंधित हैं जिनसे, ठीक है। और इसके बारे में ये सरदार सरोवर प्रोजेक्ट नर्मदा पे है ना, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इसी के अगेंस्ट हो रहा था। और ये कब हुआ था? तो यह हुआ था 1985 में, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ 1985, एक सेकेंड, 1985, ठीक है। सर्वोदया मूवमेंट, ठीक है, यह हुआ था 1948 में। फिर चिपको मूवमेंट, ठीक है। तो चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में हुआ था, कहाँ कब हुआ था? 1973 में, ठीक है। उत्तराखंड 1973। तो हमें अरेंज करना है, तो सबसे पहले क्या हुआ था? सर्वोदया मूवमेंट, ऑप्शन 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, इसमें। उसके बाद आ जाता है हमारा 67, यानी ऑप्शन 1 और 1, है ना।
तो यहाँ पे हमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर मिल गया। ठीक है, तो 39 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखते हैं। हु अमोंग द फॉलोइंग वाज अ मेंबर ऑफ द जस्टिस जे.एस. वर्मा कमिटी, ठीक है, कंस्टिट्यूटेड फॉलोइंग द निर्भया केस। आप लोग जानते हैं निर्भया केस जो रेप वाला हुआ था 2012-13 में, है ना। उसके बाद जे.एस. वर्मा कमेटी बनाई गई थी ताकि जो इंडिया में जो रेप के केसेस होते हैं उनसे संबंधित जो कानून है उसमें और थोड़ा सुधार लाया जाए ताकि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। ठीक है, तो उसके लिए जे.एस. वर्मा कमेटी बनी हुई थी। तो यहाँ पूछा जा रहा है और कौन मेंबर थे इस कमेटी में। ठीक, तो आप लोग नाम लिख लीजिए। जे.एस. वर्मा कमेटी में 3 लोग थे। ठीक है, 3 मेंबर्स थे, जिनमें एक तो जे.एस. वर्मा हो गए, ठीक है, दूसरे नंबर के हो गए जिनका नाम था लीला सेठ। ठीक है, लीला सेठ, और तीसरे जो हैं उनका नाम था गोपाल सुब्रमण्यम। ठीक है, गोपाल सुब्रमण्यम। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए जस्टिस लीला सेठ है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और 41 नंबर देख सकते हैं आप लोग। Which one of the following is not the function of the election of Commission of India? Not the function। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, हाँ ये सही है। प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, हाँ। काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, हाँ। डिक्लेयरिंग एन इलेक्शन वॉइड, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नॉट पूछा हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। इसमें है ऑन विच डेट नेशनल इंटीग्रेशन डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। ठीक है, तो नेशनल इंटीग्रेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 19 नवंबर। ठीक है, और वो इस दिन इंदिरा गांधी जी का बर्थडे मनाए, इसी की बर्थडे के एनिवर्सरी की वजह से ही इनको यह दिन सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल इंटीग्रेशन डे, इंदिरा गांधी के बर्थडे के दिन। ठीक है, 19 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। इसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स डिड नॉट, नॉट है, इमर्ज आउट ऑफ बोमाई केस इन रिलेशन टू आर्टिकल 356। सबसे पहले मैं यहाँ बताते चलूँ, एसआर बोमाई केस जो था, ठीक है, 1994 में हुआ था, है ना, और यह जो है वो आर्टिकल 356 से संबंधित था, यानी प्रेसिडेंट रूल से संबंधित। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल से संबंधित था, और इसी केस में फेडरलिज्म को एक बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया गया था, फेडरलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया था। ठीक है, तो उसी से संबंधित है कि कौन सा नहीं इमर्ज हुआ था उस केस के जजमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 43 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, है ना, तो यह सही नहीं होगा। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमें मैच करना है जो कमिटीज़ हैं पार्लियामेंट की और कितने मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, एस्टीमेट कमेटी है, डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, रूल्स कमेटी ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो यहाँ पे बताता चलो, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे है डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है, चूंकि ये इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पे 45 है, तो होना यहाँ पे ये चाहिए, लेकिन अब इनके जो मेंबर्स की संख्या हो गई है वो 31 है, जहाँ पे 21 लोकसभा से होंगे और 10 फ्रॉम राज्यसभा। ठीक है, तो चूंकि ये 2014 की बात है, वो उस समय का पेपर है, तो इस हिसाब से तो सी का 1 हो जाएगा यहाँ पे, सी का 1, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ए का 2 पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें 22 मेंबर, यहाँ पे 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए बी का 4, बी का 4, इसमें 30 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, फिर सी का 1 हो गया, डी का 3 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे मैच हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, असर्शन और रीजन पढ़ते हैं। द कोर्ट्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वाइल डिसाइडिंग केस, हाँ, नेचुरल जस्टिस का फॉलो करना पड़ता है। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड मैनिफेस्टली एंड अनडाउटली टू बी सीन टू बी डन, है ना, तो जस्टिस सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि
वो होते हुए दिखना भी चाहिए, तो ये है। तो हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए, यानी 45 का सही जवाब ऑप्शन ए। ठीक है, अब मैं बताते चलूँ नेचुरल जस्टिस का जो कंसेप्ट है यहाँ पे, नेचुरल जस्टिस से संबंधित इसमें 3 प्रिंसिपल्स बेसिकली आते हैं। ये रोमन लॉ से उस तरीके से रोमन वर्ड्स में लिया गया है। तो एक तो है डॉक्ट्रिन ऑफ बायस, जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बायस, यानी किसी प्रकार का बायसनेस नहीं दिखाना है जब जजमेंट दिया जाना चाहिए, जब केस को सुना जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको उसमें कहते हैं रोमन भाषा में नेमो, कभी कभी पूछ भी दिया जाता है, इसीलिए मैं लिख देता हूँ नेमो जुडेक्स इन, नेमो जुडेक्स इन कॉसास हुआ। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट कोशिश करिए थोड़ा सा सिर्फ याद रह जाए। ठीक है, दूसरा नंबर का जो प्रिंसिपल्स है उसको बोलते हैं टू लिसन टू दी अदर साइड, है ना, यानी कि फेयर होना चाहिए, दूसरे पार्टी को भी मौका मिलना चाहिए सुनने का, टू लिसन टू दी अदर साइड। ठीक है, यानी फेयर चांस मिलना चाहिए दूसरे को भी सुनने का। इसीलिए देखते होंगे जो टेररिस्ट होते हैं उनको भी हम वकील करा के देते हैं ताकि वो अपना पक्ष रख सके, है ना, तो फेयर हियरिंग हो सके, इसके लिए फेयर हियरिंग। ठीक है, और इसको जो भाषा में बोलते हैं उसका वो मैं लिख देता हूँ, उसका बोलते हैं ऑडी अल्टरम। तो थोड़ा सा ये नाम याद रखिएगा, ऑडी अल्टरम पार्टेम। ठीक है, तो ये दोनों नाम जस्ट याद रखिए। और तीसरा जो प्रिंसिपल है वो है रीजन डिसीजन। ठीक है, यानी जो भी डिसीजन दिया जाए वो थोड़ा रीजनिंग हो उसमें, ऐसा नहीं कि कुछ भी डिसीजन दे दिया जाए, थोड़ा रीजन के साथ, है ना। तो इस प्रकार से नेचुरल जस्टिस के हमने 3 प्रिंसिपल्स देखे। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यदि नहीं दिख रहा होगा पहले तो अच्छे से देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, द पोस्ट 1970 फेज इन द डेवलपमेंट ऑफ पबैड वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय। ठीक है, तो 1970 फेज का जो डेवलपमेंट हो रहा था उसमें पबैड का, उसको किस प्रकार से कैरेक्टराइज किया जाता, विशेषता क्या था। ठीक है, तो 46 का यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, वैल्यू ओरिएंटेशन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47 नंबर, व्हाट वाज ही रेफरिंग टू व्हेन मूने सेड कन्फरिंग ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी बाय अ हायर अथॉरिटी। ठीक है, तो मूने ने ये स्टेटमेंट दिया, तो इसका मतलब वो क्या कहना चाहते थे, है ना, क्या चीज़ को रेफर करना चाहते थे। तो 46 का जो सही जवाब होगा वो होगा यहाँ पे डी, यानी डेलीगेशन। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा ये स्टेटमेंट को। ठीक है, और इनका पूरा नाम था जेम्स डी मूने, जेम्स डी मूने। ठीक है, और मूने और रिले, है ना, इन्होंने मिल के, जैसे मैं बताता हूँ, ये जनरली ये फेमस थे, इनका कॉम्बो एक तरीके से, रिले। ठीक है, मूने एंड रिले ने एक बुक लिखा जिसका नाम था द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और यह बुक पब्लिश हुई थी 1993 में, 1993 में बुक पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1993 में मूने और रिले के द्वारा पब्लिश हुआ था। ठीक है, और मूने ने 4 प्रिंसिपल्स के बारे में बात की थी, 4 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जब मैं पबैड का क्लास लूँगा, ठीक है, तो हम लोग उसमें डिटेल से हर एक ऑथर के बारे में जानेंगे, हर एक थिंकर्स के बारे में और उनके द्वारा कंसेप्ट्स के बारे में। अभी यहाँ पे बता रहा हूँ इनके बारे में। तो इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए ऑर्गेनाइजेशन के, कौन कौन से। तो इन्होंने जो पहला प्रिंसिपल दिया वो था कोऑर्डिनेशन। ठीक है, दूसरा था स्केलर। ठीक है, तीसरा स्केलर प्रोसेस, ये एक ही साथ स्केलर प्रोसेस। तीसरा जो इन्होंने प्रिंसिपल दिया उसको कहा फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ठीक, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ठीक है, और जो चौथा प्रिंसिपल दिया
वो कहा गया लाइन एंड स्टाफ, लाइन एंड स्टाफ। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके द्वारा दिया गया। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आइए 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक सेकंड में जस्ट इसको इरेज कर लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो 48 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इन द लिस्ट ऑफ फंक्शनल रिक्विजिट्स फॉर एनी सोसाइटी गिवन बाय FW रिग्स। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, ठीक है, फंक्शनल रिक्विजिट्स में। तो 48 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, कम्युनिकेशनल है। ठीक है, FW रिग्स के बारे में आप लोग जानते हैं, पहले भी बताया हुआ है, याद कीजिए। इकोलॉजी ऑफ पबेड इनकी बुक है, इकोलॉजी ऑफ पबेड। ठीक है, प्रिज्मेटिक मॉडल के बारे में बात करते हैं, ये प्रिज्मेटिक सिस्टम मॉडल जो भी। ठीक है, और एक इनकी और एक बुक है जिसका नाम है डेवलपमेंट डिबेट। ठीक है, आपको बुक्स के नाम अधिक से अधिक याद रखने हैं, हर एक ऑथर के, जो भी आएगा पेपर में सबके। ठीक है, और कंसेप्ट्स, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना है। आइए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस गिवन बाय हर्बर्ट साइमन। ठीक है, हर्बर्ट साइमन ने जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बताया उसमें से कौन सा स्टेज नहीं है उस प्रोसेस में। ठीक है, तो 49 का जो सही जवाब होगा वो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ये नहीं है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी नहीं है, इंटेलिजेंस एक्टिविटी है, चॉइस एक्टिविटी है, डिज़ाइन एक्टिविटी है। हर्बर्ट साइमन के बारे में कुछ बातें याद रखिए, इन्होंने डिसीजन मेकिंग थ्योरी दिया। ठीक है, डिसीजन मेकिंग थ्योरी इन पबेड इन्हीं के द्वारा दिया गया। ठीक है, दूसरा इनके द्वारा जो थ्योरी दिया गया उसको बोला गया बाउंडेड रैशनैलिटी, बाउंडेड रैशनैलिटी। तो सिंपल यदि पूछा भी जाए कि बाउंडेड रैशनैलिटी या डिसीजन मेकिंग थ्योरी का कंसेप्ट किनके द्वारा दिया गया, तो हर्बर्ट साइमन के द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा बुक के नाम आपको याद रखना है। तो हर्बर्ट साइमन का बुक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। ठीक है, ये बुक का नाम आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बुक इनकी है ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग, याद रखिए। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम और इनके थ्योरीज को ध्यान से याद रखिए। नेक्स्ट 50 नंबर देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप गिवन बाय लिकर्ट। ठीक है, लिकर्ट के द्वारा जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप के बारे में बात किया गया उसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो 50 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोऑपरेटिव अथॉरिटेटिव नहीं उन्होंने बताया। ठीक है, बाकी उन्होंने सारे कंसेप्ट्स को दिया। ठीक है, और इनका लिकर्ट का जो मतलब इनका पूरा नाम तो रेंसिस लिकर्ट था, रेंसिस लिकर्ट। ठीक है, और इनके द्वारा जो इम्पोर्टेंट बुक लिखा गया वो है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और एक न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट, न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट। ये दोनों अलग अलग बुक है, आप लोग देख लीजिएगा, तो याद रखिएगा इनके द्वारा जो बुक लिखा गया। ठीक है, लिकर्ट के द्वारा। तो 50 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे असर्शन और रीजन है ना, और इसमें है टू बी वैलिड एंड पार्ट ऑफ अ साइंस ऑफ पबेड, hypothesis developed in the American culture context should be tested in cross cultural settings। और रीजन में है कंपैरेटिव स्टडी हैज ब्रॉट पॉलिटिक्स एंड पबेड क्लोजर टू ईच अदर। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये। नेक्स्ट 52, व्हाट इज द नेम ऑफ द कमिटी इन ब्रिटेन दैट टेक अप वोटिंग ऑफ डिमांड्स एंड ऑफ टैक्सेस यानी रेवेन्यू पार्ट। ठीक है, तो 52 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कमिटीज ऑफ वेज एंड मीन्स। ठीक है, तो यही कमिटी है जो ब्रिटेन में डिमांड्स और टैक्सेस की जो रेवेन्यू पार्ट है उनके बारे में वोटिंग करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं 53rd नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना, इसमें है बुक्स और ऑथर्स को हमें मैच करना है। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, ये बहुत फेमस बुक है ड्वाइट वॉल्डो की। ठीक है,
तो ए का 3 यहाँ, और आपको ये पूरा मैच मिल गया है ना। फिर मिला लीजिए, बी का 1 ऑडवेटेड, फिर आपका है सी का 2, ठीक है, डी का 4, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मैच हो जाएगा। ड्वाइट वाल्डो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट उन्होंने लिखा, ठीक है, वो कब पब्लिश हुई, ये इस बुक का पब्लिकेशन हुआ 1948 में। पूछा जाता है पब्लिकेशन, इसीलिए याद रखना है, ठीक है। और इनके द्वारा एक और बुक लिखा गया जिसका नाम है द स्टडी ऑफ पबेड, ठीक है, इसी के बारे में बात कर रहा हूँ, ड्वाइट वाल्डो, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यह बुक इन्हीं के द्वारा लिखा गया, याद रख लीजिए, ठीक है। और यह बुक पब्लिश हुई 1955 में। तो जहाँ भी एडिशनल पॉइंट्स देने की आवश्यकता है मैं आपको ज़रूर दे दूंगा, ठीक है। और ये पॉइंट्स याद रखने हैं। आइए, और यहाँ पे सारे बुक्स को आपको याद रखना है, ठीक है, सारे बुक्स के नाम आपको याद होने चाहिए। 54 नंबर क्वेश्चन, रूल ऑफ लैप्स इज असेंशियल फॉर द इफेक्टिव फाइनेंशियल कंट्रोल बाय दी। तो फाइनेंशियल कंट्रोल बाय दी, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, एस्टिमेट कमेटी, डिपार्टमेंट ऑफ, तो यहाँ पे पार्लियामेंट हो जाएगा, ठीक है। रूल ऑफ लैप्स क्या होता है, जैसे पार्लियामेंट, चूंकि क्या होता है कि एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, है ना, बजट एलोकेट किया जाता है गवर्नमेंट को, है ना, बजट दिया जाता है। यदि एंड तक यानी फाइनेंशियल ईयर के समाप्त होने तक यदि जो पैसा दिया गया है उसको एक्सपेंडिचर मतलब खर्च नहीं किया जा सका सरकार के द्वारा, तो वापस से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में वो पैसा वापस आ जाता है। तो इसी को रूल ऑफ लैप्स बोलते हैं, ठीक है, यानी कि लैप्स हो गया वो फाइनेंशियल ईयर जो बजट दिया गया था, तो वापस पैसा आ जाएगा इसमें। यानी 100 रुपया यदि सरकार को मिला बजट के थ्रू, ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने 90 रुपया ही खर्च कर पाया, 10 रुपया बचा रह गया, तो ये 10 रुपया चला जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। तो इसी को रूल ऑफ लैप्स बोलते हैं, ठीक है, और ये पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जाता है, तो ये ध्यान में रखना है। आइए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डेस्क ऑफिसर सिस्टम इन द मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड द फॉलोइंग एडवांटेज, ठीक है। तो क्या क्या एडवांटेज है डेस्क ऑफिसर सिस्टम का, है ना, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस, रिड्यूस्ड एक्सपेंडिचर, डुअल रिकॉर्ड्स वेयर अवेलेबल, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट। तो 55 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1, 3 एंड 4, 2 नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी। आइए देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पॉल ए एप्पलबाय, ठीक है। तो कौन सा इंस्टीट्यूट इनके द्वारा इनके रिकमेंडेशन की वजह से इस्टेब्लिश्ड हुआ, तो वो था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और यह बना था 1954 में, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और इनको जनरली पॉल ए एप्पलबाय को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया भी कहा जाता है, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इनके द्वारा जो बुक लिखा गया उसका नाम था मोरालिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक। तो ये बुक का नाम याद रखिएगा, मोरालिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और एक फेमस इनका सर्वे था जिसका नाम था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्हीं का बुक है, राइटिंग है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया रिपोर्ट ऑफ अ सर्वे, ठीक है। तो ये बातें पॉल ए एप्पलबाय से संबंधित आपको याद होने चाहिए। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग, ठीक है, अरेंज करना है हमें। तो पहले क्या आएगा, बजटिंग से संबंधित है, जो अलग अलग स्टेजेज होते हैं उसमें। तो 57 का यहाँ पे डी होगा, पहले तो ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर उसको एनालिसिस किया जाएगा, फिर क्लासिफिकेशन, फिर इवैल्यूएशन, तो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, यहाँ पे देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशंस
फॉर द यूनियन एंड स्टेट इन इंडिया आर क्रिएटेड अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो कौन से आर्टिकल के तहत, है ना, पब्लिक सर्विस कमीशंस बनाया जाता है यूनियन और स्टेट्स के लिए? तो आर्टिकल 315 यानी 315। ठीक है, तो 58 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिकमेंडेड फॉर पंचायती राज बाय ठंगन कमिटी? याद कीजिए ठंगन कमेटी कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, इसके बारे में हमने बताया भी था पहले भी। तो यह बनी थी 1988 में। ठीक है, याद रखिएगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बारे में बात हुआ था, हाँ बिल्कुल हुआ था। ठीक है, दूसरी बात प्लानिंग एट जिला परिषद लेवल, हाँ इनके बारे में भी बात हुआ था। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू बी चीफ, हाँ ये इसके बारे में भी बात हुआ था। 3 ईयर टर्म नहीं, 5 ईयर टर्म के बारे में इन्होंने बताया था। तो यहाँ पूछा नहीं रिकमेंड किया गया था, तो ऑप्शन डी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारी बातें ठंगन कमेटी से संबंधित, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित है। और भी जो कमिटीज़ बनी हैं आपको याद होने चाहिए, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, ठीक है, अशोक मेहता, फिर LM सिंघवी कमेटी। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित बहुत सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, हर एक आर्टिकल वाइज, है ना, और सारी चीज़ें तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर देखिए। यहाँ पे हमें मैच करना है एक्ट्स और एजेंसीज को, कौन से ईयर में इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जानते होंगे इंडियन पिनल कोड, ये बहुत पुराना है ना। ये कब बनी थी ना, 1860 में। सबसे पहला तो यही हम लोग जानते होंगे। तो सी का 2 और यहाँ पे आपको मिल गया मैच। ठीक है, तो ए का 4 मिला लीजिए, ए का 4, सॉरी यहाँ पे नहीं, ए का 4 होगा। बी का 3 1963, फिर सी का तो मिल गया, और डी का 1। तो इस प्रकार से आप लोग सारी चीज़ों को याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 61, यहाँ पे है स्टेटमेंट है और स्कॉलर है, तो कौन सा स्टेटमेंट किस स्कॉलर के द्वारा दिया गया। ठीक है, ये मैच करना है। तो मैं यहाँ पे सीधा आपको ऑप्शन सही जवाब बता देता हूँ। 61 का हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आप लोग मैच करके देख लीजिए। ए का 3, तो ये स्टेटमेंट दिया गया इनके द्वारा। फिर बी का 4, ठीक है, बी का 4 है ना, तो बी का 4 EH कार के द्वारा दिया गया। सी, तो सी का 1 इनके द्वारा। फिर डी का क्या है 2, ठीक है, हंस मेरगंथो के द्वारा। ठीक है, तो ये मैच आप लोग देख लीजिएगा, स्टेटमेंट नोट डाउन कर लीजिए और कोशिश करिए कि आप याद कर सकें। ठीक है, यहाँ पे कुछ बातें जो मैं बताना चाहता हूँ। EH कार है ना, ये सब रियलिस्ट थिंकर है और न्यू रियलिज्म वगैरह पे इन्होंने बात किया। इनकी जो फेमस बुक है उसका नाम है 20 ईयर क्राइसिस। इनकी एक फेमस बुक है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए, EH कार की। ठीक है, और यह कब पब्लिश हुई, 1939 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मोरगेंथो के बारे में जान सकते हैं। मोरगेंथो के बारे में पहले भी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। इनकी जो फेमस बुक है पॉलिटिक्स अमोंग नेशन, याद कीजिए, पॉलिटिक्स अमोंग नेशन। ठीक है, 1948 में पब्लिश हुई। उसके बाद जो दूसरी बुक है इनकी साइंटिफिक मैन, यहाँ पे लिख देता हूँ, साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स। तो इनकी बुक है 1946 में पब्लिश हुई। ठीक है, तो ये सारे बुक्स के नाम यहाँ पे याद होने चाहिए, इनसे संबंधित, हैंस मेरगेंथो से संबंधित। ठीक है, तो ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, 62 तक। यहाँ पे है अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में। ठीक है, तो चर्चिल का फुलटन स्पीच है, अफ्रीकन यूनियन का है कब बना, ट्रीटी टू क्रिएट साउथ ईस्ट एशिया न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन, और साउथ सुडान 193rd मेंबर बना यूनाइटेड नेशन का कब। तो सबसे लेट तो यही हुआ, यूनाइटेड नेशन का मेंबर जो बना साउथ सुडान 2011 में ये बना। ठीक है, उसके बाद अफ्रीकन यूनियन ये बना 2002 में। ठीक है, चर्चिल का जो फुलटन स्पीच था ये कब हुआ, 1946 में इन्होंने दिया था ये, और
एक ट्रीटी क्रिएट हुई थी साउथ ईस्ट एशिया को न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन बनाने के लिए, और वह ट्रीटी आई थी 1995 में, कुछ सालों के बाद वो इफेक्ट में आई थी। तो ठीक है, मैच करके देखते हैं। सबसे पहला तो 1 होगा, है ना, तो 1 1 1 तीनों में है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो उसके बाद ऑप्शन थर्ड है ना, थर्ड नंबर स्टेटमेंट, थर्ड थर्ड ये तो इसी में तो है 1 और 3, तो ऑप्शन बी, ठीक। तो 62 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 63rd नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रियलिज्म आर ट्रू, ठीक है। तो रियलिज्म से संबंधित ये सारे स्टेटमेंट है। थ्यूसिडाइड्स इज कॉल्ड द फर्स्ट क्लासिकल रियलिस्ट, तो ये ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है, ठीक है। तो क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा, पावर इज द की टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, बहुत जरूरी है पावर, ठीक है ना। द मेन गोल ऑफ स्टेट्स इज सर्वाइवल, हाँ बिल्कुल। ऑल स्टेट्स डू नॉट पोजेस पावर टू इन्फ्लिक्ट सम हार्म ऑन इट्स नेबर, डू नॉट पोजेस, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो बाकी के स्टेटमेंट सही है 1 to 3rd, तो यहाँ पे देखिए इसमें डी में 1 to 3rd ये सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु डिफाइन नन अलाइनमेंट एज अ पॉलिसी ऑफ कीपिंग आउट ऑफ अलाइंसेस, है ना। तो यह स्टेटमेंट किनके द्वारा दिया गया नन अलाइनमेंट को लेकर के? तो 64 का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉर्ज स्क्वेर्जेनबर्गर इनका नाम है। तो याद रखिएगा, इन्होंने नन अलाइनमेंट को पॉलिसी ऑफ कीपिंग आउट ऑफ अलाइंसेस बताया, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारा है 65 नंबर क्वेश्चन, नाफ्टा जो बनी थी 1994 में, इसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, इसको हमें मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 65 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूएस, कनाडा और मैक्सिको से संबंधित है ये नाफ्टा अग्रीमेंट है। इसका नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु अमोंग द फॉलोइंग रियलिस्ट थिंकर्स आइडेंटिफाइज 3 इमेजेस ऑफ पॉलिटिक्स, है ना। तो किस रियलिस्ट थिंकर के द्वारा 3 इमेजेस ऑफ पॉलिटिक्स का कंसेप्ट दिया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, केनेथ वॉल के द्वारा दिया गया, ठीक है। और इसमें 3 इमेजेस में वो किन की बात करते हैं? तो फर्स्ट वो बात करते हैं इंडिविजुअल की, ठीक है। दूसरा वो बात करते हैं स्टेट की, और तीसरा वो बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम की, ठीक है। तो ये 3 इमेजेस के बारे में वो बात करते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से संबंधित जो इमेज देते हैं वो, ठीक है। और इसको मतलब ह्यूमन नेचर भी कहा जा सकता है, ह्यूमन नेचर, ठीक है, ह्यूमन नेचर इंडिविजुअल को। और स्टेट को क्या कहा जा सकता है? इसको कहा जा सकता है इंटरनल रियाल्म। तो ये भी पूछा जा सकता है, मतलब मिलाने को दे दिया जाए, इंटरनल रियाल्म, ठीक है। और इंटरनेशनल सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम ही कहा जाएगा, ठीक है, इंटरनेशनल रियाल्म कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ भी, ये 3 इमेज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और केनेथ वॉल जिससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बुक उन्होंने लिखा उसका नाम याद रख लीजिए, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। तो यह बुक इनके द्वारा लिखा गया जो कि पब्लिश्ड हुआ 1979 में। दूसरी बुक जो केनेथ वॉल्ज के द्वारा लिखा गया उसका नाम था मैन, स्टेट एंड वॉर, ठीक है। और यह पब्लिश्ड हुआ 1954 में। तो ये दोनों बुक्स के नाम आपको केनेथ वॉल्ज से संबंधित याद होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए आपको। E.H. कार 20 ईयर क्राइसिस, जैसे भी ऊपर भी बताया, हेल्सबर्गेंथो के बारे में आपने देखा, ठीक है। फिर थ्यूसिडाइड्स डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जब डिस्कस करेंगे, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साउथ साउथ कोऑपरेशन। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है, यह बताना है। तो 67 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही हैं और ये गलत है, 4 नंबर ऑप्शन गलत है। तो ठीक है, मैच कर लीजिए और देख लीजिए। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम, ठीक है, जो 2001 में हुआ, ये किससे संबंधित है? तो आप लोग इसके बारे में सुने होंगे, तालिबान से संबंधित है, ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन बी है ना। तो 68 का जो हो जाएगा वो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट 69 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक, ठीक है, दैट स्टार्टेड इन 1997। तो सबसे पहला आपको इंफॉर्मेशन मिल गया बिम्स्टेक कब बना था, 1997 में। और कौन कौन से मेंबर्स हैं आप लोग याद कर लीजिए। तो एक तो हो गया बांग्लादेश, ठीक है, इंडिया, भूटान, ठीक है, म्यांमार, ठीक है, नेपाल, फिर श्रीलंका, फिर थाईलैंड। तो यहाँ पे कौन सा नहीं होगा, तो ये है, ये है, ये है, ये ऑप्शन डी, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि पूछा जा रहा नहीं है मेंबर, तो चाइना मेंबर नहीं है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 70, तो आसियान के बारे में यहाँ पे है, व्हाट इज नॉट ट्रू, तो कौन सा आसियान के बारे में सही नहीं है, ठीक। तो 70 का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन एट रीजनल लेवल, ठीक है, स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन एट रीजनल लेवल। तो ये सही नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव ये है, ठीक है। इट इज इंटेंडेड टू प्रमोट कॉपरेशन, ये भी सही है और ये भी सही है। तो यहाँ पे चूंकि ऑप्शन बी सही होगा 70 का, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिपोर्ट दैट ट्रिगर्ड द प्रोसेस ऑफ यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म, ठीक है। तो कौन सी रिपोर्ट के बाद यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स हुआ, उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हुई, ठीक है। तो 71 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी बुतरस घाली रिपोर्ट जो आया 1992 में, एन एजेंडा फॉर पीस, ठीक है, इसकी वजह से ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इनके द्वारा कौन सी रिपोर्ट सबमिट की गई, एन एजेंडा फॉर पीस। आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पेज हमारा बचा हुआ है, 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कौन सी रिपोर्ट है जो साइट करती है अनजस्ट ग्लोबल ट्रेड रिजीम को प्राइमरी कॉज इन इंक्रीजिंग ग्लोबल इनइक्वालिटी, ठीक है। तो कौन सी रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, तो 71 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डेवलपमेंट असिस्टेंस कमिटी रिपोर्ट ऑफ 2003। 73rd नंबर क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज योर आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, है ना, और हमको स्टेटमेंट कौन सा सही है वो चीज़ बताना है, ठीक है। तो 73 का यहाँ पे सी हो जाएगा, जहाँ पे तीनों स्टेटमेंट ऊपर के सही हैं, ये सही नहीं है। आइडियोलॉजी हैज़ ऑलवेज एन एज ओवर नेशनल इंटरेस्ट, नहीं, सबसे पहला नेशनल इंटरेस्ट आता है, उसके बाद कोई चीज़ आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सबसे ऊपर नेशनल इंटरेस्ट को दिया जाता है ना, ठीक है। तो 4 नंबर ऑप्शन स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ऑथर्स है और बुक्स को मैच करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जगदीश भागवती हैं, ठीक है, और वॉल्टन बेलो है, डेविड हेल्ड है, ठीक है। तो डेविड हेल्ड के द्वारा जो बुक लिखा गया उसका नाम था अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, ठीक है। सी का 1 कल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, इन्हीं वो ये बुक है। तो सी का 1 इसमें आपको यहाँ पे मैच हो गया। ए का 4 बी का 3 जगदीश भागवती के द्वारा लिखा गया, बी का 3 इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और डी जोसेफ स्टिग्लिट्ज़, तो डी का ऑप्शन 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 74 नंबर क्वेश्चन सारे मैच हो जाते हैं, ठीक है। और देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन बचा है ना, और यह है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IGO, यानी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा नहीं है ना। तो 75 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है, ये तो एक NGO है,
ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में 2-3 पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। यह कब बना था? 1961 में, और इनका हेडक्वार्टर लंदन में है, लंदन बेस्ड एनजीओ है। और एक बात और याद रखना है कि नोबेल पीस प्राइज इसको मिल चुका है, इस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है। कब मिला था? 1977 में। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 2 पार्ट्स में, ठीक है, अपने 75 क्वेश्चंस पेपर 3 के कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस प्रकार से 2014 के सारे शिफ्ट के पेपर, जून के पेपर 2, पेपर 3 और दिसंबर के पेपर 2 और पेपर 3 सारे कवर्ड हो चुके हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको हर एक PYQs को डिटेल एनालिसिस हमारे यूट्यूब चैनल पे मेरे द्वारा कराया जाएगा। ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पे, है ना। वहाँ पे जाके आप लोग सारे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के बारे में जान सकते हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो जाके पहले देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, और हमारे साथ इस यूट्यूब की जर्नी में आप बने रहिए। आपके यहाँ इस चैनल पे आपके लिए यहाँ पे फ्री सारे मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। हर एक टॉपिक वाइज, जो यूनिट वाइज जो आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा, और भी फ्री में, कोई हमारा कोर्स वोर्स नहीं होगा। ठीक है, तो आप सिर्फ हमें हमारे साथ बने रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए, ताकि हमें पता चल सके कि हमें और क्या आपके लिए और क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।